विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपसे बात करने वाला हूं आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय जिसका संबंध है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने 1885 से लेकर 1905 तक यानी कुल मिलाकर शुरुआती 20 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख घटक उदारवादी दल, मॉडरेट पार्टी की विचारधाराओं और इससे जुड़े हुए तथ्यों का मूल्यांकन किया और तत्कालीन भारतीय राजनीति में उदारवादी दल, नरमपंथी दल की विचारधारा का मूल्यांकन किया। और मैंने आपको बताया कि इस दल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों में से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दीन साहब वोचा और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए थे। विद्यार्थियों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कांग्रेस के ही एक और अन्य महत्वपूर्ण घटक जो उस दौर में एक ऐसी विचारधारा को लेकर विकसित हुआ था जो उदारवादी विचारधारा से बिल्कुल अलग थी, जिसके काम करने के तरीके और जिसकी कार्य करने की शैली और पद्धति उदारवादी विचारधारा से एकदम अलग थी। यह दल विद्यार्थियों भारतीय राजनीति के इतिहास में गर्मपंथी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। इसको अतिवादी दल के नाम से भी जानते हैं और उग्रवादी दल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इसके लिए गर्मपंथी विचारधारा, गर्म दल एक बहुत ही सुटेबल शब्द है। विद्यार्थियों, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इस विचारधारा का प्रस्फुटन होने लगा था और शुरुआती दौर में इस विचारधारा से जुड़े हुए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। विद्यार्थियों, ये वही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है जिनको वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय असंतोष का जनक कहा। विद्यार्थियों, अपने समकालीन नेताओं में तिलक एक अलग ही मिट्टी के बने हुए व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे कहीं भी अन्याय को सहन नहीं कर पाते थे और ब्रिटिश सरकार की नीतियों का उन्होंने बहुत सारी जगहों पर खुलकर विरोध किया। लगभग 1882 में जब ब्रिटिश सरकार ने महाराजा ऑफ कोल्हापुर के साथ दुर्व्यवहार किया तो उस वक्त तिलक ने इसकी खुलकर आलोचना की और इसके लिए उन्हें लगभग 3-4 महीने का कारावास भोगना पड़ा। इसके बाद में भी तिलक ने सरकार की नीतियों की आलोचना की तो उन्हें 18 साल की जेल हुई। विद्यार्थियों, तिलक के बढ़ते हुए और प्रखर व्यक्तित्व और कांग्रेस में उनके बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उदारवादी विचारधारा के लोग यह नहीं चाहते थे कि तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे। इसलिए कई बार तिलक के रास्ते में रुकावट डाली गई और जब अमरावती अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कराने की कोशिश की गई कि तिलक को जेल से छुड़ाया जाए तो इस प्रस्ताव को पारित होने नहीं दिया। जब एक बार ये बात उठी कि तिलक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मान किया जाए तो ये सम्मान भी नहीं हो पाया। वास्तव में उदारवादी दल की विचारधाराओं और गर्मपंथी विचारधारा के लोगों में, जिसमें तिलक का सबसे महत्वपूर्ण नाम था, उन लोगों में विचारधारा को लेकर काफ़ी विरोध था और उदारवादी विचारधारा के लोग ये नहीं चाह रहे थे कि गर्मपंथी विचारधारा हावी होवे। लेकिन धीरे धीरे विद्यार्थियों स्थिति बदलती गई और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने प्रभाव को बढ़ाना चालू किया और गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव को और महादेव गोविंद रानडे के प्रभाव को उन्होंने एकदम खत्म कर दिया पूना सार्वजनिक सभा के माध्यम से। इसके जवाब में गोखले ने एक डेक्कन सभा बनाई। तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले के काम करने के तरीके को एक मुद्दा बनाया और साथ ही साथ तत्कालीन राजनीतिक क्षमा याचना के मुद्दे को लेकर गोखले की बड़ी आलोचना की। विद्यार्थियों, क्षमा याचना का मुद्दा एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसका ताल्लुक गोपाल कृष्ण गोखले से था। गोपाल कृष्ण गोखले ने मैनचेस्टर गार्डियन में यह शिकायत की थी कि पूना के अंग्रेजी फ्लैग अफसर प्रॉपरली सही तरीके से काम नहीं कर रहे और इसलिए उन्होंने इसकी निंदा की और लंदन में उन्होंने एक भाषण दिया।
इस बात को लेकर ब्रिटिश सरकार ने जांच बिठाई और कहा कि इन तथ्यों की जांच की जाए और गोखले को यह कहा गया कि आपने जो आरोप लगाए गए इस आरोपों की पुष्टि आप कीजिए, इसके इस आरोपों को साबित करने के लिए आप सबूत दीजिए। लेकिन जब गोखले ने खुद जांच की तो उनको पता पड़ा कि इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर गोखले ने ब्रिटिश सरकार से क्षमा याचना की और तिलक ने इसी क्षमा याचना को एक प्रकार का मुद्दा बना दिया और कहा कि अगर हम इसी प्रकार से क्षमा याचना करते रहे तो हमें स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लोकमान्य तिलक ने खुलकर आगे बढ़ते हुए इस राजनीतिक भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति का विरोध किया और कहा कि हमें स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राए और चुप हो जाए। उन्होंने उग्रवादी दल की विचारधारा को खुलकर आगे बढ़ाया और उन्होंने स्वराज्य के बारे में कहा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इट्स माय बर्थ राइट और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसके लिए मुझे किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का आवेदन या पिटीशन या प्रार्थना पत्र देने की जरूरत नहीं है। इस घटक से जुड़े हुए लोगों में एक महत्वपूर्ण और दल था, एक और व्यक्तित्व थे जो लाला लाजपत राय थे। विद्यार्थियों, लाला लाजपत राय जो कि गर्मपंथी दल के एक प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय लंबे समय तक लंदन में रहे और लंदन से जब वो आए तो उन्होंने भारतीयों को यह कहा कि मेरे देशवासियों, ब्रिटिश सरकार खुद ही अपनी समस्याओं में इतनी ज़्यादा उलझी हुई है कि उनके पास हमारी समस्याओं के लिए ध्यान देने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अब समय आ गया है कि हमें अपने अधिकारों के लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा। अरविंद घोष जैसे लोगों ने इस विचारधारा को बौद्धिक और आध्यात्मिक धरातल पर देखा और उन्होंने भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के आधार पर भारतीयों को इससे प्रेरणा लेने को कहा और उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास गौरवान्वित इतिहास है और हमें इससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी धर्म और अध्यात्म से जोड़कर राजनीतिक अधिकारों की बात की और उन्होंने श्री कृष्ण को एक महत्वपूर्ण महानायक के रूप में पेश किया और कहा कि श्री कृष्ण जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उठ सकते, तत्कालीन व्यवस्था के खिलाफ, तत्कालीन बुराइयों के खिलाफ जिस प्रकार से श्री कृष्ण आवाज़ उठा सकते, तो क्यों नहीं भारतीय भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाए। इन लोगों ने इस सिद्धांत की आलोचना की कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, ब्लेसिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना की और व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया और यह कहा कि अंग्रेज अगर, यूरोपियन अगर ये कह रहे कि इस देश में भारतीयों को सभ्य बनाने के लिए है और वे असभ्य भारतीयों को सभ्य बनाने आए तो वे इस चीज़ को भूल जाए। भारत की सभ्यता और संस्कृति काफ़ी अर्वाचीन और प्राचीन है। लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष और बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ लाला लाजपत राय ने भी स्पष्ट रूप से अंग्रेजी शासन के ऊपर प्रहार किया और उन्होंने ये कहा कि हम भारतीय दास हैं और दास जाति का कोई वजूद नहीं होता, दास की कोई आत्मा नहीं होती और जिसकी आत्मा नहीं है वह एक प्रकार से पशु तुल्य है। इसलिए भारतीयों को अपनी आत्मा को जागृत करना पड़ेगा। यह उग्रवादी दल, यह गर्मपंथी विचारधारा का दल तरुण विचारधारा से युक्त था, आत्मसंयम, आत्मसुधार और आत्म अभिमान के साथ अपने अधिकारों को लेने की बात करता था। तो विद्यार्थियों, अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब कांग्रेस में उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व था तो वे कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके परिणाम स्वरूप यह विचारधारा विकसित हुई। और इसके लिए हमें विद्यार्थियों बहुत सारी बातों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। वो ब्रिटिश शासन जो भारतीयों के लिए अपने आप को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं मानता था, वह ब्रिटिश शासन जो भारत के आर्थिक तंत्र को खुद के हितों के लिए प्रयोग कर रहा था और ऐसा ब्रिटिश तंत्र जिसने कि भारत को अपने द्वारा निर्मित माल के लिए एक बाजार के रूप में देखा और भारत के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग, कच्चे माल का प्रयोग अपने यहाँ माल तैयार करने में किया। बड़े पैमाने पर वस्तु और सेवा और धन का यहाँ से पलायन हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीयों के अधिकारों की अवहेलना की गई और नवंबर 1858 में जो महारानी की घोषणा थी, उस घोषणा के ऊपर पूरी तरीके से अमल करना तो दूर, उसको व्यवहारिक
रूप से लागू करने की कोशिश भी नहीं की गई और उल्टे इस प्रकार के प्रयत्न किए गए जिससे कि स्पष्ट जाहिर होता था कि भारतीयों को इन सेवाओं से वंचित रखा जाए। जैसे कि हम प्रतिक्रियावादी गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन को देखें। लॉर्ड लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक था। शस्त्र अधिनियम भारतीयों के शस्त्र ले जाने पर रोक लगा रहा था और इसके अलावा जानबूझकर सिविल सर्विसेज की आयु घटाकर 21 की बजाय 18 कर देना ताकि भारतीय इस सेवा में शामिल नहीं हो सके। तो विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कारण थे, ऐसे घटक थे जो उग्रवादी विचारधारा के विकास के लिए एक धरातल, एक वातावरण तैयार कर रहे थे। तो विद्यार्थियों, अभी की कक्षा में मैंने आपसे चर्चा की उग्रवादी विचारधारा के बारे में। आगे की कक्षा में मैं इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। और विद्यार्थियों, मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि यह ज्ञान के बहुपक्षीय आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर 9928482295 पर संपर्क कर सकते हैं। जय भारत, जय हिंद।